नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ उपस्थित है अनुज पोद्दार जी। तो अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। और दोस्तों, जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और दूसरों तक शेयर ज़रूर करें, ताकि शेयर से ये वीडियोज़ जो हम मेहनत कर रहे हैं दूसरों तक ज़रूर पहुँचते हैं। तो अनुज जी, हम जानना चाहते हैं आपकी स्कूलिंग, आपका एजुकेशन व इस फील्ड के प्रति आपकी रुचि कैसे बढ़ी, उस विषय में आप दर्शकों से ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। मेरा जन्म बोकारो थर्मल पावर करके एक जगह है, बोकारो स्टील सिटी नहीं, वो झारखंड में एक छोटा सा जगह है, वहाँ मेरा जन्म हुआ। एंड गोमिया करके एक जगह है जहाँ इंडियन एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड का फैक्ट्री हुआ करता था, वहाँ मेरा ब्रॉटअप हुआ। मतलब करीब थर्ड या फोर्थ तक मैंने वहाँ पढ़ाई की। एंड वो बहुत सुंदर प्रकृति के बीच में एक बहुत ही सुंदर सा जगह है। हाँ, पहाड़ है, नदी है, झरने हैं, तालाब है, बहुत सुंदर सा ही है। एंड वहाँ जो एटमॉस्फेयर या लोग भी जो है वो भी बहुत पढ़े लिखे गुणी लोग, क्योंकि आईएल का ये था फैक्ट्री था जहाँ की काफ़ी ऐसे लिटरेट लोग हुआ करते थे, जिन लोगों की वजह से वो एक क्लब का माहौल था। एंड बचपन से हमने क्लब वगैरह में मैं गया हूँ, तो वहाँ वो एटमॉस्फेयर शायद वहीं से मेरे को प्रेरणा मिला आर्ट के फील्ड में जाने के लिए। जो आर्ट मतलब जो स्कूल था वहाँ का, वो स्कूल भी इतने अच्छे जगह पहाड़ पे इतने सुंदर जगह पे था, जहाँ की बाद में मैंने टीचिंग भी किया। 1 साल मैंने वहाँ पढ़ाया भी। एंड वहाँ जो हमारे मंडल सर थे जो यहाँ से मास्टर्स किया था म्यूरल में, वो सबसे बड़ा प्रेरणा या कह सकते हो कि उन्होंने ही मेरे को बड़ौदा आने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि वो म्यूरल डिपार्टमेंट में मास्टर्स किया था उन्होंने। तो ऐसे तो कभी भी किसी भी फील्ड में तुम अगर जाते हो ना, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई टीचर प्रेरित करता है या शायद माँ भी तुमको प्रेरित करती है। हाँ, एंड वो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि तुमको ड्राइंग करके वो लोग प्रेरित करते हैं। शायद लाइफ स्टाइल भी बहुत, जैसे हमारे अड़ोस पड़ोस में कुछ लोग रहते थे, हाँ, उनका लाइफ स्टाइल बहुत इंटरेस्टिंग था। जैसे उस ज़माने में जब मैं छोटा था तो उनके घरों में मैगजीन्स जो आते थे, हाँ, वो बहुत ज़्यादा प्रेरित करता था मेरे को। फिर इलस्ट्रेटेड वीकली आता था हमारे घर में, उसमें बहुत आर्टिकल्स वगैरह होते थे। वो तब मैं पढ़ने नहीं जानता था वो, लेकिन वो जो इमेजेस हैं वो भी शायद बहुत प्रेरित किया मेरे को। तो ये है जी अनुजदा, अब हम जानना चाहते हैं, जैसे आप ग्लास में वर्क करते हैं जो कि एक फ्रेजाइल मीडियम है, उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है मेरे ख्याल से, और जो कि बहुत ही खूबसूरत उभर के सामने आते हैं। तो इसमें कितना रिस्क रहता है, किस तरह की चीज़ें को आप सामना करना पड़ता है इन फ्रेजाइल मीडियम में काम करने के लिए, उसके विषय में भी ज़रूर कुछ हमारे दर्शकों से शेयर कीजिएगा। मैंने ऐसे तो जब कॉलेज में मैं पढ़ता था तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था कि मैं एक ही मीडियम मीन्स ऑयल ही लेके काम करूँगा या वाटर ही। कन्वेंशनल मीडियम से ही मेरे को नफ़रत था, ऐसा देखा जाए तो। हाँ, कोई कर रहा हो तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मेरे लिए मैं नहीं समझता था कि मैं एक कन्वेंशनल आदमी हूँ तो कन्वेंशनल काम करूँ। हाँ, तो थोड़ा सा मैं हट के ही काम करता था। तो जैसे कॉलेज के दिनों में भी हाँ, मैं बहुत अलग अलग मीडियम को एक्सप्लोर किया करता था। मैंने प्लास्टर में काम किया, पेपर मैस में काम किया, ग्लास में काम किया, वुड में, बहुत सारे मीडियम में काम किए। तो जब मैं 4th ईयर में था तो बेसिकली मेरे को थोड़े बहुत ग्लास चाहिए थे, तो मैं ग्लास के लिए ग्लास वेंडर के वहाँ गया। और वहाँ गया तो पता चला कि वो लोग तो बहुत सारे ग्लास ऐसे ही ज़मीन पर फेंक देते हैं, मतलब वो कचड़े में डाल देते हैं। एंड तब वहाँ से मेरे को वो इंटरेस्ट जागा कि यार इतने सारे वो फेंक देते हैं, चलो मैं इसको थोड़ा बहुत इस्तेमाल करता हूँ। तो मैंने ऐसे जितना ग्लास ख़रीदना था वो तो ख़रीदा ही, साथ में उनसे थोड़े बहुत कबाड़ भी मैं ले आया, और उसको मैं फिर पेपर मैसी के साथ मिक्स करके काफ़ी कुछ काम किया। तो उस ज़माने में पेपर मैस में भी मैंने 1-2 साल काफ़ी सारे काम किए थे। उसमें मैं बाद में मिरर वगैरह यूज़ करता था। बाद में ऐसा हुआ कि मेरे को एक जॉब मिला जिसमें मेरे को ग्लास में डिज़ाइन वगैरह करना होता था। तो जब मैं वो ग्लास फैक्ट्री में वो सब डिज़ाइन करता था, तब मेरे लिए एक मीडियम एक चैलेंज हो गया। बेसिक या तो मेरे को ऐसा करना पड़ता कि मैं जाऊँ, मेरा काम करूँ, डिज़ाइनिंग करूँ ग्लास का ये, उसके बाद फिर मैं मेरे स्टूडियो में आऊँ और मेरा काम करूँ। तो मैंने ऐसा सोचा कि क्यों ना मैं मीडियम ही ग्लास को बना लूँ, जो कि मेरे लिए आसान भी हो जाएगा। एंड इतने
दिनों से मैं ग्लास में काम कर रहा था, तो फिर मैंने क्या किया कि ग्लास को मैं मीडियम बना लिया। तो इनिशियली वो व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू यूज़ ग्लास एज ए कैनवस और पेपर। सो आई विल एच, उसमें मैं डिफरेंट तरह के टेक्निक यूज़ करता था ग्लास में, एंड फिर पीछे पेंटिंग भी मैं करता था। मतलब पेपर में पेंटिंग किया या कैनवस में पेंटिंग किया, उसके ऊपर मैं ग्लास लगाता था, उसमें भी काम करता। तो देयर वुड बी सो मेनी लेयर्स। एंड मेरा एक कॉन्सेप्ट था कि ग्लास जो हम पेंटिंग में यूज़ करते हैं वो सिर्फ ग्लास ही होता है, वो पार्ट नहीं होता काम का। तो आई वॉन्टेड टू यूज़ ग्लास एज ए पार्ट ऑफ द माई वर्क, माई लैंग्वेज। तो इस तरीके से मैंने ग्लास को यूज़ करना चालू किया मेरे काम में। फिर ऐसा लगा कि ग्लास को 2D में ही क्यों मैं सिर्फ ये करूं, क्यों ना मैं उसको 3D में ये करूं। तो दैट वाज माय चैलेंज। तो मैंने ऐसे ही कुछ ग्लास के पीसेस चिपकाए एंड उसको कार्व किया स्टोन की तरह, एंड आई स्टार्टेड इंजॉइंग इट। तो एंड वो शेप जब लेने लगा, एंड सबसे मज़ेदार ग्लास का ये है कि यू कांट हाइड। जैसे दूसरे सरफेस होते हैं ना, मेटल है, वुड है, उसमें एक ही सरफेस में आप काम करते हो। ग्लास में सबसे मज़ेदार बात यह है कि अंदर भी आप देखते हो, तो अंदर भी आप काम कर सकते हो। तो मैंने फिर वो चैलेंज लिया एंड आई स्टार्टेड वर्किंग इनसाइड ऑल्सो। तो मेरा कहने का ये है कि ग्लास जो है वो मैं हेड बनाता हूँ, एंड मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैं ट्रांसपेरेंट हूँ, मतलब मेरे को आराम से आप पढ़ सकते हो, मतलब मेरा कुछ हिडन नहीं होता है। तो मेरा जो स्कल्पचर है उसको भी आप पढ़ सकते हो आराम से, उसके अंदर भी आप देख सकते हो। तो वो एक मेरा मीन्स, जनरली मैं ऐसा कहता हूँ कि ग्लास हैज़ गॉट वन मोर डायमेंशन। 3 डायमेंशन तो होता ही है स्कल्पचर, उसमें एक और डायमेंशन है क्योंकि आप अंदर भी उसमें काम कर सकते हो और देख सकते हो। तो इस तरीके से मैंने ग्लास को अपना मीडियम बनाया, एंड वो बहुत आसान हो गया मेरे लिए कहने को। मतलब इट इज़ सो ईजी लैंग्वेज फॉर मी। एंड ग्लास का एडवांटेज है कि रिफ्लेक्ट करता है, आप डिस्टेंस दिखा सकते हो, लाइट से उसका शेप बदल सकते हो। अगर मतलब दिन भर आप देखते हो तो जैसे जैसे सन का रेज चेंज होता है, आप उसके ये भी अलग अलग डायमेंशन देख सकते हो। उसमें अगर लाइट इनसाइड देते हो तो उसका कलर बदल सकते हो आप, डिफरेंट कलर डाल के। तो उसमें बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं। अनुज दा, जो पब्लिक आर्ट प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल के दिनों में, जो पहले बहुत कम होता था, वह बहुत कम मात्रा में देखी जाती थी कि सर्कल पे किसी एक आर्टिस्ट से स्कल्पचर बनवा के वो रखवा दिया जाता था। हाल फिलहाल के दिनों में ऐसे बहुत सारे कैंप व ऐसे बहुत सारे गतिविधियां हो रही हैं जो कैंप के माध्यम से दूसरे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ये लोग बहुत एक्टिव हैं। तो ये जो पब्लिक आर्ट प्रोजेक्ट है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, पब्लिक आर्ट करना तो चाहिए क्योंकि हमारा जो शहर है बड़ौदा, वो संस्कार नगरी कहते हैं। तो अगर आर्टिस्ट लोग वो पब्लिक आर्ट नहीं करेंगे तो बाकी के लोगों को कैसे पता चलेगा। सब लोग तो गैलरी जाते नहीं, सब लोग फाइन आर्ट्स करते नहीं, और सब लोगों की हैसियत भी नहीं होती है कि वो आर्ट ख़रीद सके। तो पब्लिक आर्ट ही एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से लोगों को पता चलता है। और शहर हमारा आर्टिस्ट लोगों के लिए जाना जाता है और आर्ट के लिए जाना जाता है। तो हमारा ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हमको थोड़े बहुत पब्लिक आर्ट करने ही चाहिए। तो पब्लिक आर्ट ऐसे तो काफ़ी सारा हुआ है बड़ौदा में, लेकिन काफ़ी नहीं, मतलब थोड़े बहुत हुए हैं। जैसे नागजी भाई ने किया है, हाँ, फिर हमारे महेंद्र पंड्या सर ने किया है। तो 2-4 ऐसे काम हैं। और फिर नरोत्तम लोहार ने किया है जो कि राइनो है, जो कि काफ़ी फेमस है एंड सबको बहुत अच्छा लगता है। तो ये ऐसा होता है कि पब्लिक आर्ट करना है तो एक सपोर्ट चाहिए होता है। एंड ऐसा है कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह को तुमको बात करना होता है एंड उन लोग स्पॉन्सर करेंगे। फिर वो स्पॉन्सर करे तो फिर गवर्नमेंट से बात करना होता है और फिर वो लोग जगह प्रोवाइड करते हैं, फिर वहाँ जाके आप कर सकते हो। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऑफिसर्स से बात करें, कमिश्नर वगैरह से। तो इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि डॉक्टर विनोद राव तब कमिश्नर हुआ करते थे यहाँ, और हमने उनको अप्रोच किया। ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, अगर मैं वो कहानी बताऊं तो काफ़ी सारा ये हो जाएगा, 1 घंटा और चाहिए होगा। खैर, उनको बहुत इंटरेस्ट है आर्ट में,
तो इसलिए हमने उनको अप्रोच किया और कहा कि ऐसा कुछ करे जिससे पूरे शहर में वो पब्लिक आर्ट, थोड़े स्कल्पचर्स वगैरह हो सके। तो उनको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और मैंने उनको बोला कि हमको मटेरियल भी फ्रेश मटेरियल नहीं चाहिए, जो हमारा स्क्रैप वगैरह निकलता है यहाँ, तो आप स्क्रैप यार्ड दिखा दो और वहाँ से हम ये कर लेंगे, स्क्रैप लेके हम काम कर लेंगे। तो उनको वो आइडिया भी बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि अच्छा है, चलो शहर का स्क्रैप भी यूज हो जाएगा और शहर में हमको काम लगाने के लिए स्कल्पचर्स भी मिल जाएंगे। तो उन्होंने मेरे को बोला कि एक काम करो, पहले 25 आर्टिस्ट का हम करते हैं। तो मैंने 25 आर्टिस्ट का लिस्ट बनाया और हमने 25 आर्टिस्ट का एक कैंप किया अकोटा स्टेडियम में और वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। एंड वो इतना सक्सेसफुल हुआ कि उन्होंने तुरंत हमको बोल दिया कि नहीं, और 50 आर्टिस्ट का भी कर दो। तो फिर 50 आर्टिस्ट का भी हमने किया। तो ये मेरे को ये लगता है कि ऑफिसर्स है या कमिश्नर्स है, अगर उनसे हम थोड़ा सा अप्रोच करें ना, तो बहुत आसानी से काम हो सकता है। हाँ, बशर्ते वो ढंग का कमिश्नर हो या उनको आर्ट के बारे में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो। क्योंकि हमारे 75 साल के हिस्ट्री में, कॉलेज के हिस्ट्री में हमने जो ये कैंप किया, उसके पहले 5 स्कल्पचर ही होंगे पब्लिक आर्ट, अंगुलियों में गिन सकते उतने ही थे। उन्होंने सिर्फ 2-4 महीने हमको सपोर्ट किया। उनके 2-3 साल के टेन्योर में हमने 75 स्कल्पचर्स शहर के लिए कर दिए। एक हमने पार्क बनवा दिया जिसमें काफ़ी सारे स्कल्पचर वहाँ लग गए, 10-12 स्कल्पचर शहर में लग गए। तो वो क्या है कि जो लेमैन है, जो आर्ट गैलरी में नहीं जा सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा हो गया। तो आते जाते लोग उनको देखते हैं, उनको अच्छा लगता है। एंड हमने किसी भी स्कल्पचर का कुछ भी नाम नहीं दिया, ये सब पब्लिक ने खुद ने उन स्कल्पचरों का नाम दिया। उससे बड़ी बात और कुछ भी नहीं हो सकती है। शायद आर्टिस्ट ने कुछ और टाइटल सोचा होगा उस कामों का, लेकिन जैसे एक रॉक स्टार सर्कल बन गया, एक खिसकोली सर्कल बन गया, एक लायन सर्कल बन गया, एक पेपर प्लेन सर्कल बन गया, और ये सब नाम पब्लिक लोगों ने ही दिया है खुद के तरीके से। तो ये मतलब एक मज़ेदार चीज़ रहा। अब क्या है कि अब नाम खुद दिया, मतलब लोग रिलेट भी करते हैं, उनको भी मज़ा आता है। तो इस तरीके से हमने ये जब ये प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ तो लोगों को तो पता चलता ही रहता था कि ये हमने किया है इस तरह का। तो काफ़ी सारे जगह काम हुआ, मतलब लोगों ने सूरत में किया, पुणे में किया, राजकोट में किया। तो हम ये बात कमिश्नर जो हैं वहाँ दिल्ली में उस वक्त जो थे, पुनीत गोयल, उनको पता चला। तो उन्होंने हमको अप्रोच किया कि हमको इस तरीके का काम दिल्ली में भी करवाना है। एंड फिर उस तरीके से दिल्ली में वो चालू हुआ। दिल्ली में हमने पहले स्कल्पचर्स किए, कुछ 30-35 स्कल्पचर्स हमने किए होंगे। उसके बाद उनको ये आइडिया है कि एक पार्क है, 7 वंडर पार्क होना था, जो कि हुआ नहीं था। एंड उन लोगों ने वो पार्क जो नॉर्मल पार्क होता उस तरीके से करना चाहते थे। लेकिन जब उनको ये दिखा कि स्क्रैप में काफ़ी सारा पॉसिबिलिटीज़ है, तो उन्होंने हमसे अप्रोच किया और कहा कि क्यों ना हम स्क्रैप से ये पार्क बनाएं, 7 वंडर पार्क। तो हमको वो चैलेंजिंग लगा और अच्छा लगा कि हाँ, ये तो और भी इंटरेस्टिंग ये हो सकता है। एक पार्क में स्क्रैप से कुछ स्कल्पचर्स होंगे और वो भी 7 वंडर्स होगा वर्ल्ड का, तो बहुत मज़ा आएगा। तो फिर हमने 7 वंडर्स पार्क 6 महीने में तैयार किया। एंड वो कॉरपोरेशन को ऐसा था कि उसको कुछ टिकट्स वगैरह होने चाहिए जिससे ढंग के लोग जाए और थोड़ा सा रेवेन्यू भी जनरेट हो। 7 वंडर पार्क का हमको ऑर्डर मिल गया। और हमारे एक फ्रेंड है जो बिजनेसमैन है, उन्होंने वो काम ले लिया, टेंडर वगैरह। एंड फिर हमने वहाँ वो काम चालू किया। तो उसमें कुछ बड़ौदा के ही सब आर्टिस्ट थे, कुछ नहीं, बड़ौदा के मैक्सिमम आर्टिस्ट थे। जैसे पीयूष कांति पात्रा है, संदीप पिसालकर है, डेविड है, राकेश राणा है। फिर बाद में मुरनाल और कुरनाल भी आए, रुद्र है इधर से। तो ऐसे कुछ आर्टिस्ट लोग मिल के हमने वहाँ 6 महीने में वो पार्क तैयार किया। और पार्क का खासियत ऐसा था कि पहले तो उनको ऐसा था कि पार्क उनको
मतलब पेंट जैसे मार्बल का इफ़ेक्ट है, अगर यो अपना ताजमहल तो मार्बल का इफ़ेक्ट देना है, लीनिंग टावर अगर पिज़्ज़ा का है तो वो स्टोन इफ़ेक्ट में है तो स्टोन का इफ़ेक्ट देना। फिर हमने कन्विंस किया कमिश्नर को कि नहीं, उसमें मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि स्क्रैप का वैल्यू तभी है जब स्क्रैप दिखे। अगर हम उसको कवर कर देते तो उसका दिखना बंद हो जाएगा, तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा वो किस मटेरियल से बना है। तो हमने उसको एज इट इज़ रहने दिया, उसके ऊपर पीयू कोट कर दिया। तो अभी ऐसा होता है कि लेमैन जब उस चीज़ को देखता है तो वो खुद को वहाँ पाता है, क्योंकि उससे इंटरेस्ट के वस्तुओं को लेके हमने वो बनाया है। तो उसमें क्या होता है, कहीं स्क्रू ड्राइवर है, कहीं साइकिल का रिंग है, पाइप्स है, जो कि बहुत नॉर्मल ये है, उसमें कुछ ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं। अच्छा, लारी जो होता है उसके चक्के, उसके मतलब वो क्या कहते हैं सपोर्ट है, वो सब को ही लेके, चैन है जैसे, फिर गाड़ी के जो ये गियर्स वगैरह होते हैं या पार्ट्स होते हैं, वो सब लेके बनाए हैं। तो वो इतना लोगों को पहले तो फॉर्म दिखता है, हाँ, तो वो देख के खुश हो जाते हैं। जब वो नज़दीक जाते हैं और वो जब एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, तो उनको और भी मज़ा आने लगता है। तो ऐसा है कि उस पार्क में सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ है। बच्चे जाते हैं, 7 वंडर का ज्ञान जो होता है उनको तो वो होता ही है। आर्टिस्ट जाते हैं तो उनको उस तरह का स्कल्पचर देखने को मिलता है। हाँ, जो गैलरी में विज़िट करने वाले लोग होते हैं उनको भी आर्ट का मज़ा आता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई लेमैन भी जाता है, कोई ठेले वाला जाता है, या कोई पैडल रिक्शे वाला जाता है, या कोई मैकेनिक जाता है, तो उसको भी वहाँ इंटरेस्ट का चीज़ मिल जाता है। तो वो और ज़्यादा उनको फिर आर्ट समझने में कि इस तरीके से भी आर्ट होता है, एंड वो उनको थोड़ा सा आर्ट की ओर आकर्षित करता है। तो वो एक थोड़ा सा छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी है हमारा, कि हमने सिर्फ ये एक पार्क नहीं बनाया, इसमें स्कल्पचर्स बनाए हैं, जो कि पूरा का पूरा ही आर्ट है, उसमें हमने कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। हाँ, आर्किटेक्चर तो है ही उसमें, क्योंकि वो प्रोपोर्शनेटली सब प्रोपोर्शन में है, मतलब किसी का प्रोपोर्शन हमने ब्रेक नहीं किया है। तो काफ़ी कुछ है जिससे लोगों को मज़ा आता है। एंड ये तो ऐसा है कि उन लोगों ने 1-1.5 साल में वो जितने पैसे उन्होंने लगाए थे वो सब अनुज दा, जो साइड स्पेसिफिक वर्क्स हैं आजकल ये बहुतायत देखे जाते हैं अलग अलग जगह पे, जैसे दिल्ली एयरपोर्ट हो गया, मुंबई एयरपोर्ट हो गया, और दूसरे और भी जगह हैं जो पार्क्स हैं अलग अलग जगह पे इस तरह के। जैसे अभी आपने जो 7 वंडर्स वाला काम किया, वह इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट आप लोगों ने किए हैं। तो ये जो साइड स्पेसिफिक वर्क्स हैं, इसको लेके आप क्या समझते हैं, क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि नॉर्मल पब्लिक जो आए दिन उन सब चीज़ों को देखती हैं, वह गैलरी में जाके वो लोग जैसे नॉर्मल पब्लिक काम नहीं देखते, वह उनको पता नहीं है आर्ट से। लेकिन वो ऐसे अगर कुछ सेंटर होते हैं या कुछ ऐसा पार्क होता है या कुछ जगह होती हैं जहाँ पे देखते हैं, तो वो किस तरह से अवेयर किया जा सकता है, उस विषय में भी आप ज़रूर अपना पक्ष रखिएगा। साइट स्पेसिफिक वर्क का ऐसा है कि ये जो काम है ये आर्ट गैलरी पे नहीं लगता है, और इनके व्यूवर्स भी जो होते हैं वो आर्टिस्ट या आर्ट को जानने वाले नहीं होते हैं। तो काम इस तरीके से होना चाहिए जिससे लेमैन उसको रिलेट कर सके। तो जितने भी हम काम करते हैं वो जो कि पब्लिक प्लेसेस में लगता है, वो हम चाहते हैं कि इस हद तक लोगों को अट्रैक्ट करे। उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे होने चाहिए जो कि सिर्फ आर्टिस्ट को या फिर आर्ट लवर्स को उसको ही अट्रैक्ट नहीं करे, हालांकि किसी भी इंसान को अट्रैक्ट करे। तो जब ये पब्लिक आर्ट की बात हुई थी, साइट स्पेसिफिक काम की बात हुई थी जब बड़ौदा में, तो काफ़ी लोगों ने वो क्रिटिसाइज़ भी किया था कि इसमें आर्ट कम दिखता है या काम अच्छा नहीं है या ऐसा है वैसा है, बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ। मेरे को ये कहना है कि ये जो काम है ये 2 मिनट 1 मिनट लोग देखते हैं, किसी चौराहे पे होता है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि गैलरी में है और कहीं ऐसे पार्क में है जहाँ कि आप जा रहे हो, हाँ, और आपके पास घंटों है, हाँ, और आप बैठ के वो निहार रहे हो, देख रहे हो। यहाँ तो क्या है कि एक चौराहे में हमने ये काम लगा दिया, लोग आते जाते देखने वाले हैं, तो बस उस 2 मिनट में या 1 मिनट में या ट्रैफिक जब सिग्नल रुकी हुई तब उनको दिख जाना चाहिए सब कुछ। इसलिए हमने वो जो फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्शंस वाले नहीं लिए, थोड़े बहुत जो लोगों को तुरंत दिख जाए, जैसे गिटार सर्कल।
मेरे को लगता है वो मोस्ट पॉपुलर सर्कल है, और लोगों ने उनका नाम भी अभी इस तरीके से, क्योंकि तुरंत वो दिख जाता है, तुरंत लोग पहचान जाते हैं। अच्छा, जब वो देखते हैं और जब उनको देखने का मौका मिलता है तो एलिमेंट्स भी उनको वैसे ही मिलते हैं जो कि बहुत नॉर्मल ये होता है। जैसे उसमें चापाकल जो होता है, हैंड पंप होता है, वो उसके मटेरियल यूज़ किए हुए हैं, नट बोल्ट यूज़ किए हुए हैं, तो वो तुरंत लोगों को फिर वो रिलेट करते हैं और उनको मज़ा आने लगता है। अब हमने अगर उस जगह पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स लिए होते जो कि लोगों को पता ही नहीं चलता, हाँ, तो उसका कुछ मज़ा भी नहीं होता। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के ही हमको साइट स्पेसिफिक काम करना चाहिए। अनुज दा, उन नए विद्यार्थियों के लिए आपका क्या मैसेज है जो इस फील्ड में नए हैं, क्योंकि आप ऐसे बहुत सारे नए नए लोगों के साथ भी काम करते रहते हैं जो इस फील्ड में अभी अभी पास आउट होकर आए हैं, वह अभी अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? को मेरे हिसाब से तो क्या है कि हमको काम करना चाहिए और काम के सिवा कुछ और सोचना नहीं चाहिए। जैसे मैंने 25-30 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें मैंने ऐसा अनुभव किया है कि हमने कभी स्ट्रगल नहीं किया। हमको ये करना था, ये काम करने में अच्छा लगता था और ये हम काम करते ही रहे थे, और हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि फ्यूचर में हमारे पास कुछ होगा, पैसे आएंगे, घर होंगे, गाड़ी होगा, कुछ भी नहीं सोचा था। लेकिन होता क्या है, जब तुम काम करने में मज़े लेते हो तो वो पे भी करने लगता है। फिर लोग ऐसे मिलते गए जिनको वो पे करते थे हमको, तो हमको डबल मज़ा आता था। हम एक तो काम करते थे, उसका मज़ा तो ले ही लेते थे, ऊपर से पैसे भी मिल जाते थे, तो डबल मज़ा आ जाता था। तो वो हमेशा मैं अपने मतलब जूनियर आर्टिस्ट को या जो स्टूडेंट है उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप काम करो, पैसे की चिंता मत करो, पैसे तो आ ही जाएंगे। जब आप काम करोगे तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और डिफरेंट मटेरियल में एक्सप्लोर करने का ये हमारा ही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको सीखने के लिए भी पैसा मिलता है। दूसरे किसी भी प्रोफेशन में आपको ऐसा नहीं है। आप अगर सीखना चाहते हो तो आपको पे करना पड़ता है, एंड वो भी अच्छा खासा अमाउंट पे करना पड़ता है। हमारे इसमें ऐसा है कि आप काम ले लो, आप काम करो, लोग बाद में उसके पैसे भी देंगे। तो बस काम करो, आज नहीं तो कल वो तो पे करने ही वाला है, इसलिए उसका कभी चिंता मत करो कि पैसे मिल रहे हैं अभी कि नहीं मिल रहे हैं। पैसे मिलेंगे, और पैसे नहीं मिल रहे तो भी आप काम करके तो मज़ा ले ही रहे हो ना यार, तो क्यों चिंता करते हो। थैंक यू अनुज दा, आपने इतना सारा समय निकाला इस बातचीत के लिए, और उन दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना ये बातचीत को मन लगा कर सुना। हम आने वाले समय में इस तरह बहुत सारे आर्टिस्टों से रूबरू बातचीत करने वाले हैं, उनका स्टूडियो विज़िट भी करने वाले हैं। तो अभी यहाँ बड़ौदा में हैं हम, और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं यहाँ जिनका स्टूडियो विज़िट, आर्टिस्ट किस प्रकार अपना काम करते हैं, कहाँ वो किस तरीके से उनकी दिनचर्या होती है, ये भी हम शेयर ज़रूर करेंगे। तो आप लोगों को उम्मीद है देखने में बहुत मज़ा आएगा, और इसी के साथ आप जुड़े रहिए, बने रहिए हमसे। और दूसरा एक जो फाइन आर्ट्स का जो हमने एक ऑनलाइन कोर्स शुरू किया है, ये उन विद्यार्थियों के लिए जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर व सीधे थर्ड ईयर पहुंच गए हैं लॉकडाउन की वजह से। उनको बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध हो सकती हैं चैनल के माध्यम से। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ज्वाइन का लिंक, तो आप जो उससे जुड़ें और ज्वाइन करें, और उसी के साथ आप हमारे कोर्सेज से अटैच हो सकते हैं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये एक टीचिंग का माध्यम है। नहीं भी तो 500-600 आर्टिस्ट या 1000 आर्टिस्ट तो इस चैनल में कवर किया ही होगा। तो आपको अगर आर्ट सीखना है, आर्ट के बारे में जानना है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर एक दिन कुछ नया नया आपको मिलता ही रहेगा। तो ये आज के ज़माने में, कोरोना के ज़माने में जब कॉलेज वगैरह बंद है, तो इससे अच्छा टीचिंग का और कोई माध्यम ही नहीं है। और आप आराम से इतने सारे आर्टिस्ट का घर बैठे मोबाइल में आप सबका काम देख ले रहे हो और उनके बारे में भी जान ले रहे हो। आप तो गैलरी में जाते हो तो आपको कुछ देखने को मिलता है, लेकिन शायद आर्टिस्ट नहीं होते तो आपको जानने को नहीं मिलता है। यहाँ तो क्या है कि आप काम देख तो रहे ही हो, उन आर्टिस्ट के बारे में भी जान रहे हो, और उस आर्ट के बारे में भी आपको वो समझा रहा है। तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ इस चैनल पे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको,
और इस तरह के इंटरव्यूज़ भी बहुत मिलेंगे और कमेंट के ज़रिए आप लोग आपके जो भी मैसेज है वह प्रश्न हैं वो हमसे शेयर कर सकते हैं। अगर हमारे पास उस आर्टिस्ट को ऐसे कुछ डेटा शेयर करने जैसा होगा या उनका जवाब देने के लिए होगा तो वो ज़रूर शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ एजुकेशनल पर्पस से ही बनाए जाते हैं और जो आपको इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराएं। तो उम्मीद है आप लोग शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और जिस तरह आप चैनल को प्यार देते आए हैं देते रहिए और दूसरों तक शेयर करते रहिए। आर्ट करते हैं और इस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़िए हमारे इस जॉइन मेंबरशिप प्रोग्राम में, जो कि सब्सक्राइबर उसके नीचे जॉइन का जो बटन है उसको क्लिक कीजिए, उसका आप सेक्शन सेलेक्ट कीजिए और हमसे ज़रूर जुड़िए और इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। और ये फ़ायदे जो है हम धीरे धीरे बताते जाएंगे जब आप मेंबरशिप प्रोग्राम में जुड़ेंगे। तो बिल्कुल जुड़िए। नमस्कार, जय हिंद।